हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी मोनू पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। मेरा नाम है अशोक गुनावत। ये हमारी वीडियो वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट सेकंड है। यदि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि यूपीएससी, एसएससी या और अदर एग्जाम्स की, तो आपके लिए टॉपिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 शायद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन दी हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स। यह इस वीडियो का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 को जरूर देखें, जिससे आप पूरी स्टोरी समझ सकेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 से वर्ल्ड वॉर 2 के बीच क्या क्या इवेंट्स हुए, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 होने के क्या कारण थे और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले क्या क्या इवेंट्स हुए यूरोप में और इंटायर वर्ल्ड में। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसी परिस्थितियां बनी थी कि जिसने वर्ल्ड वॉर 2 को जन्म दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे जर्मन में हिटलर के और नाजी पार्टी के पावर में आते ही कैसे नाजी जर्मन का एग्रेशन बढ़ चुका था। तो उसने यूरोप के कई ज्यादा देशों में अपना कब्जा स्थापित कर लिया था, जैसे कि जर्मन ने 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया था, फिर चेकोस्लोवाकिया के कुछ पार्ट्स पर कब्जा कर लिया और बाद में पूरे के पूरे चेकोस्लोवाकिया पर ही कब्जा कर लिया जर्मनी ने। इस दौरान तक भी ये कहा नहीं जा सकता कि ये कारण था वर्ल्ड वॉर 1 का बहुत बड़ा, क्योंकि इस दौरान फ्रांस और ब्रिटेन ये चाह रहे थे कि छोटी छोटी से झगड़ों के चक्कर में हम वर्ल्ड वॉर 2 नहीं कर सकते, इसलिए अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट नहीं हुआ था ऑफिशियली। अब 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली स्टार्ट होता है। जर्मन आर्मी और यूएसएसआर की आर्मी अटैक कर देती पोलैंड पे 1 सितंबर 1939 को। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड ने एक पैक्ट साइन किया था एक दूसरे को प्रोटेक्शन करने का। इसी के तहत फ्रांस और इंग्लैंड वॉर डिक्लेयर कर देते हैं अगेंस्ट जर्मनी, क्योंकि जर्मन पोलैंड पर अटैक कर चुका था। इसी दौरान यूएसएसआर भी पोलैंड पर अटैक कर रहा था ईस्टर्न फ्रंट से और वेस्टर्न फ्रंट से जर्मनी। अब जर्मन और यूएसएसआर का अटैक इतना खतरनाक था कि पोलैंड की सेना उनके सामने ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी और जर्मन और यूएसएसआर ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया। अब जर्मन यही नहीं रुका। 1940 में जर्मनी ने अटैक कर दिया डेनमार्क, नॉर्वे और बेल्जियम और नीदरलैंड्स पर। आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में भी इन्होंने यही करा था कि जर्मनी ने बेल्जियम के थ्रू फ्रांस में घुसे थे। ऐसे ही जर्मनी ने और इटली ने अटैक कर दिया 10 जून को फ्रांस में ऑन दी वे ऑफ बेल्जियम। 14 जून 1940 को फॉल ऑफ पेरिस हो जाता है, यानी कि जो एक्सिस पावर्स की सेना थी, यानी जर्मनी की और इटली की, वो पेरिस पर कब्जा कर लेती है और मात्र 4 ही दिन में फ्रांस घुटने टेक देता है और पूरे फ्रांस पर जर्मनी और इटली का कब्जा हो जाता है। अब फ्रांस को जीतने के बाद जर्मन अटैक करता है ब्रिटेन पे और बॉम्बिंग शुरू कर देता है लंदन पर। अब ये शायद पहला ही ऐसा युद्ध था जो हवा हवा में लड़ा गया था, जैसे कि जर्मन के जो फाइटिंग एयरक्राफ्ट थे वो ब्रिटेन में घुस गए और ब्रिटेन के फाइटिंग एयरक्राफ्ट भी तैयार हो गए उन्हें खदेड़ने के लिए, और ये युद्ध चलता रहा इनके हवा हवा में। हालांकि जर्मन ब्रिटेन को नहीं हरा सका, क्योंकि फ्रांस के मुकाबले ब्रिटेन बहुत पावरफुल कंट्री था, इसलिए जर्मन को पीछे हटना पड़ा। अब 1940 में ही एक्सिस पावर्स का पैक्ट होता है। ये पैक्ट था जापान, जर्मन और इटली में। अभी आपने देखा था कि पहले भी इनके बीच में पैक्ट हुए थे, लेकिन वो अलग अलग हुए थे, लेकिन एक्सिस पावर्स का जो मेन पैक्ट था वो यहीं पर होता है और यहीं से एक्सिस पावर्स का स्थापना होती है। अब 1940 आते आते एक्सिस पावर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। लगभग इन्होंने पूरे के पूरे यूरोप पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। अब आप इस इमेज में देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हिटलर, जो कि पेरिस की एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध इमारत आईफिल टावर के साथ पिक्चर खिंचा रहे हैं। ये थोड़ा सा फनी भी लगता है, लेकिन शायद ये जर्मन ने फ्रांस को नीचा दिखाने के लिए सोचा होगा। ये फॉल ऑफ पेरिस के बाद की बात है, जब जर्मन की पूरी आर्मी पेरिस में उतार दी गई थी और ये हिटलर फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पर। और आप ये राइट साइड में देख सकते हैं जर्मन आर्मी अपना जो झंडा है वो फहरा रही है पेरिस के ऊपर। अब जर्मन यूरोप पर कब्जा करने के बाद तक ही अपनी पावर को सीमित नहीं रखना चाहता था, इसलिए 1941 में एक्सिस पावर्स ने, यानी कि जापान, जर्मनी और इटली ने अटैक कर दिया सोवियत यूनियन को, और जो कि बहुत भयानक युद्ध था। जापान ने ऑफिशियली 1941 में ही वर्ल्ड वॉर 2 को ज्वाइन करा था। खैर, इस युद्ध में शुरुआत में एक्सिस पावर्स ने बहुत बुरी तरीके से सोवियत यूनियन को पछाड़ दिया था और ये रशिया के बहुत अंदर तक घुस गए थे, जिसकी वजह से जो सोवियत यूनियन की आर्मी थी वो साइबेरिया की तरफ भागना शुरू कर दिया था उन्होंने। पर आप जानते हैं कि रशिया में कितनी ठंड पड़ती है, जिस वजह से जर्मन आर्मी ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाई, क्योंकि रशियन आर्मी को आदत है सर्दी झेलने की, लेकिन जर्मन आर्मी को इतनी नहीं थी। जापान का यह एम था कि वो अपना डोमिनेंस स्थापित करे ईस्ट एशिया में और इंडो चाइना रीजन में। इंडो चाइना रीजन में जैसे कि वियतनाम और कोरिया ऐसे देश आते हैं। अब आप इस मैप में देख सकते हैं, इसमें ब्लू कलर में है एक्सिस पावर्स और एक्सिस पावर्स के अधीन जो देश आ चुके थे,
और रेड में है अलाइड पावर्स। आप ये देख सकते हैं लगभग लगभग पूरे यूरोप पे एक्सिस पावर्स का कब्जा हो चुका है और ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ही रेड में बचे हैं। और पोलैंड के और रशिया के बॉर्डर पर भी आप देख सकते हैं कि लड़ाई चल रही है और जर्मन आर्मी रशिया के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। और मैंने आपको बताया कि सर्दी की वजह से ज्यादा अंदर तक घुस नहीं पाई। अब वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट हुए 3 साल हो चुके थे। 3 साल तक जो एक्सिस पावर्स थी वो लगातार जीत हासिल कर रही थी। अभी तक वो एक बार भी नहीं आ रही थी, इसलिए उनका मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अब हम देखते हैं दी अटैक ऑन पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर एक सैन्य बेस था अमेरिका का, जिसे यूज करती थी अमेरिकन और यूके आर्मी। 7 और 8 दिसंबर 1941 को जापानीज आर्मी ने अटैक कर दिया पर्ल हार्बर पर। अब इस अटैक में अमेरिका के बहुत ज्यादा सोल्जर्स मारे गए और 9/11 के से पहले अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला माना जाता था पर्ल हार्बर का हमला। इसी हमले के साथ पूरे वेस्टर्न पैसिफिक को कैप्चर कर लिया गया जापान के द्वारा। जापान ने इसी के साथ हवाई, जो कि आप जानते हैं कि यूएस का एक स्टेट है, उस पर अटैक किया। मलेशिया, फिलीपींस, हांगकांग और कई सारे शहरों पर और देशों पर जापान ने कब्जा कर लिया। जापान ने बॉम्बिंग करी ऑस्ट्रिया पर और पपुआ न्यू गुनिया पर। इसी अटैक के बाद से कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व हो गया WW2 पर। अब अमेरिका के वर्ल्ड वॉर 2 में आते ही फॉल शुरू हो जाता है एक्सिस पावर्स का, यानी कि 3 साल तक एक्सिस पावर जो बहुत शक्तिशाली रूप में उभरी थी, इन्होंने कई सारे युद्ध जीते। अब वो ढलना शुरू हुए, वो कई सारे युद्ध हारना शुरू हुए, जिसकी शुरुआत होती है यूएसए ने पुश बैक करना शुरू किया जापान को पैसिफिक सागर में। यूएसए ने कई सारे युद्धों में जापान को हरा चुका था और दूसरी तरफ यूरोप में यूएसएसआर ने पुश बैक करना शुरू कर दिया जर्मनी को रशिया के अंदर से। अब नॉर्थ अफ्रीका में बहुत सारी कॉलोनियां थी, जैसे कि फ्रांस की थी और ब्रिटेन की थी, इटली की भी थी। वहां पर भी अलाइड फोर्सेस ने इन्हें पुश बैक करना शुरू कर दिया, जर्मनी को और इटली को, नॉर्थ अफ्रीका में। अब 1943 में अलाइड पावर्स ने जीत लिया टूनेशिया को। टूनेशिया उस दौरान हुआ करती थी इटली की एक कॉलोनी, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में पड़ती है। और ट्यूनेशिया को जीतना अलाइड पावर्स के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री मानी जाती है, क्योंकि ट्यूनेशिया के ही द्वारा अलाइड पावर्स ने कैप्चर कर लिया सिसिली। सिसिली आपको पता होगा कि इटली का सदर्न पार्ट है, एक आइलैंड टाइप का है। और अलाइड पावर्स और अंदर तक घुसे और लगभग आधे, यानी कि सदर्न पार्ट को, जो मेनलैंड इटली था, उस पर भी कब्जा कर लिया सिसिली के अलावा। अब जर्मन आर्मी जी वो यूएसएसआर के बाहर होनी शुरू हुई थी। यूएसएसआर ने उन्हें ईस्टर्न फ्रंट से धकेलना शुरू करा और जर्मन को पूर्ण रूप से यूएसएसआर से बाहर कर दिया गया। अब यूएसएसआर ने जर्मनी को अपने देश से बाहर करने के बाद भी नहीं रहा और 1944 में सोवियत आर्मी ने बहुत सारे देशों को आजाद करवाया जर्मनी से। अब 1944 में पैसिफिक में अलाइड पावर्स ने बहुत सारा पार्ट कैप्चर कर लिया पैसिफिक का और जापान को बहुत सारा पार्ट छोड़ना पड़ा पैसिफिक का। अब 6 जून 1944 को अलाइड फोर्सेस ने अपनी सेना को लैंड करवाया फ्रांस के नॉर्थ पार्ट पर। आप जानते हैं कि फ्रांस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। 6 जून 1944 की इस वॉर को कहते हैं डी डे, जो काफी फेमस है। अब जर्मन आर्मी पुश बैक होने लगी फ्रांस से। अलाइड पावर्स ने जर्मनी को पूर्ण रूप से निकाल दिया फ्रांस के बाहर। अब 1944 के बाद एक्सिस पावर्स बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी, उनकी हर जगह हार हो रही थी। इसी के चलते चलते 1945 में एक्सिस पावर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि 29 अप्रैल को जर्मन आर्मी ने सरेंडर कर दिया अलाइड पावर्स के आगे और 30 अप्रैल को हिटलर ने सुसाइड कर ली अपनी वाइफ और अपने एक नौकर और अपने एक पालतू डॉग के साथ। अब जर्मन के सरेंडर के बाद यूरोप में लगभग पूर्ण रूप से लड़ाई रुक चुकी थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि पैसिफिक की तरफ क्या हो रहा है। तो अभी भी जापान युद्ध में टिका हुआ था। अब जापान को रोकने के लिए अमेरिका ने उस पर 2 न्यूक्लियर अटैक करे। पहला करा था 6 अगस्त को न्यूक्लियर अटैक हिरोशिमा पर, इसको नाम दिया जाता है लिटिल बॉय। और दूसरा किया था 9 अगस्त को न्यूक्लियर अटैक नागासाकी पर, इस बम का नाम था फैटमैन। अब इसको जाते जाते 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक के बाद जापान बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। अब हम वेट अब आप बोलेंगे कि यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर ही अटैक क्यों करा? वो चाहता तो टोक्यो पर भी कर सकता था, क्योंकि टोक्यो पर वैसे ही विश्व युद्ध की वजह से बहुत ज्यादा बम गिर चुके थे और जापान ने अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिरोशिमा और नागासाकी में स्थापित कर दी थी। इसलिए यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी को ही चुना न्यूक्लियर अटैक के लिए। खैर 15 अगस्त जापान के सरेंडर के बाद से ही कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर रुक चुकी थी, अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आखिर हुआ क्या डिप्लोमेटिक चेंज हुए पूरी दुनिया में। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई 1947 से 1991 के बीच में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 देश एक महाशक्ति के रूप में उभरे, जैसे कि एक था यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। पूरी की पूरी दुनिया 2
ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई। पहला कैपिटलिज्म, दूसरा कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म आप जानते हैं कि यूएसए की विचारधारा थी, जिसे हिंदी में पूंजीवाद कहते हैं, और दूसरी थी कम्युनिज्म यानी समाजवाद, जो यूएसएसआर की विचारधारा थी। जर्मनी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया, ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी। ईस्टर्न जर्मनी पे यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन का कब्जा हुआ, और वेस्टर्न जर्मनी पर कब्जा हुआ यूएसएसआर का, और इसी के साथ बर्लिन को भी बांट लिया गया और वॉल ऑफ बर्लिन बनाई गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टैब्लिश किया गया यूएनओ को, ताकि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो सके। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितनी भी महाशक्तियां थी, जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब बहुत बुरी तरीके से हार चुकी थी, इसलिए इंपीरियलिज्म भी अब खत्म होना शुरू हो गया था। आप देख सकते हैं उसी के कुछ साल बाद 1947 में भारत, पाकिस्तान और लगभग सभी देश आजाद हो चुके हैं। यदि आपको इन दोनों पार्ट्स की, वर्ल्ड वॉर 1 के पार्ट 1 और 2 की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल सकती है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको पहले ही मिल जाए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड आफ्टर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।